14 फरवरी 2002 अहमदाबाद में सजनी नाम की औरत का मर्डर हो जाता है। तुरंत पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंच जाती है और जब पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंच जाती है तब पुलिस को ये दिखता है कि उनके घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और सजनी का गला दबा के मर्डर हो गया था। पहले तो पुलिस को ये केस रॉबरी एंड मर्डर का लगा, पर अगले ही दिन सजनी का हस्बैंड तरुण भी गायब हो जाता है। फिर पुलिस तरुण की तलाशी शुरू कर देती है। पुलिस अपनी दिन रात एक कर देती है तरुण को ढूंढने के लिए, पर पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे करते करते 2006 आ गया था, पर पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा था। ना सजनी का किलर हाथ आया, ना ही तरुण हाथ आया। इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाती है। एक तरह से सजनी मर्डर केस फाइल क्लोज्ड हो जाती है। पर 2006 में सजनी के घर वाले हार नहीं मानते। वो नरेंद्र मोदी तक के पास जाते हैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए। फिर नरेंद्र मोदी के कहने पर ये सजनी मर्डर केस फाइल वापस रीओपन होता है और अब ये केस पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। यहाँ तक कि सीबीआई तरुण पे 1 लाख तक का इनाम भी रखती है, पर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। सीबीआई को भी तरुण हाथ नहीं आता, पर सीबीआई हार नहीं मानती। तरुण की तलाशी जारी रखती है और सजनी के कातिल की भी तलाशी जारी रखती है। फिर 2018 में 15 साल बाद पुलिस सजनी के कातिल को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ तक कि जब सजनी का कातिल अरेस्ट होता है तब वो पुलिस से ये पूछता है कि आपने मुझे पकड़ा कैसे। मतलब कि वो ये मान चुका था कि वो अब पुलिस के कभी हाथ नहीं आएगा। पर आखिर वो था कौन और उसने सजनी का मर्डर क्यों किया था, और सजनी का हस्बैंड आखिर तरुण कहाँ गायब हो गया था। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। दिसंबर 2002 में तरुण कुमार की अरेंज मैरिज सजनी नायर कृष्णन से हो जाती है। सजनी केरल की रहने वाली थी, पर अपनी फैमिली के साथ सजनी अहमदाबाद में रहती थी और वहीं के किसी बैंक में जॉब करती थी। दोनों शादी करने के बाद बहुत खुश थे, मतलब दोनों की लाइफ बढ़िया चल रही थी। पर शादी के 3 महीने बाद 14 फरवरी 2003 को तरुण कुमार पुलिस को कॉल करता है और ये बोलता है कि किसी ने मेरी वाइफ का मर्डर कर दिया और घर का कीमती सामान भी चोरी हो गया। तुरंत पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंच जाती है और जब पुलिस वो क्राइम सीन को देखती है तब पुलिस को ये दिखता है कि घर का कीमती सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ है और सजनी का किसी ने गला दबा के उसको मौत के घाट उतार दिया था और तरुण का भी रो रो के बुरा हाल हो चुका था। मतलब पुलिस को ये मामला रॉबरी एंड मर्डर का लगा। पुलिस तरुण से पूछताछ तो करना चाहती थी, पर तरुण पुलिस को कुछ बताने की हालत में नहीं था। तरुण ने रो रो के अपना बहुत बुरा हाल कर लिया था। मतलब तरुण का रो रो के इतना बुरा हाल हो गया था कि उसको अहमदाबाद के किसी हॉस्पिटल में एडमिट तक करवाना पड़ा था। मतलब पुलिस और बाकी सबको तरुण की हालत देख के तो यही लग रहा था कि उसको अपनी वाइफ की मौत का कितना दुख है। पर शायद ये सब कुछ ढोंग ही था, क्योंकि अगले दिन 15 फरवरी 2003 को तरुण हॉस्पिटल से गायब हो जाता है। इसके बाद पुलिस और सजनी के घर वाले कंफर्म हो चुके थे कि ये सब तरुण की एक्टिंग ही थी। उसी ने अपनी वाइफ सजनी का मर्डर किया था। पर आखिर क्यों? सोलह फरवरी 2003 जैसे ही ये केस मीडिया में आता है तुरंत पब्लिक की नज़र में आ जाता है कि कैसे एक हस्बैंड ने कुछ ही महीनों बाद पहले अपनी वाइफ का मर्डर किया और फिर कैसे एक कहानी बनाई और कैसे रोने धोने की एक्टिंग करी, फिर वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद पुलिस तरुण की तलाशी शुरू कर देती है और उसके कॉल डिटेल्स निकलवाती है, पर पुलिस को उस कॉल डिटेल्स में कुछ खास क्लू नहीं मिलता। पुलिस लगी रहती है। ऐसे करते करते 2003 से 2004 आ जाता है, पर ना पुलिस को तरुण मिलता है, ना ही तरुण से रिलेटेड कोई लीड मिलती है। और यहाँ तक कि 2005 में तरुण के घर वालों पे लाइव डिटेक्टर भी टेस्ट हुआ था, पर उसमें भी पुलिस को तरुण से रिलेटेड कोई लीड नहीं मिलती। अब 2006 में
तरुण को गायब हुए 3 साल बीत चुके थे, पर पुलिस को तरुण का कुछ अता पता नहीं था। इसलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्लो कर देती है। एक तरह से ये केस बंद हो जाता है। इसलिए सजनी के घर वालों को ये लगता है कि अब उनकी बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा और उसका किलर कभी नहीं पकड़ा जाएगा। पर सजनी के घर वाले हार नहीं मानते और 2006 में नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं, जो उस वक्त अहमदाबाद के सीएम थे, और उनसे अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के कहने पे सजनी मर्डर केस फाइल वापस रीओपन होती है और अब ये केस पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सीबीआई तरुण को ढूंढने के लिए अपनी दिन रात एक कर देती है। सीबीआई तरुण से रिलेटेड कोई लीड नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए सीबीआई तरुण की कॉल डिटेल्स में जितने भी नंबर थे उन सब की डिटेल्स निकलवाती है और तरुण के रिश्तेदारों के नंबर को ट्रैक करती है। स्पेशली सीबीआई तरुण की मां के नंबर को ट्रैक करती है और यहाँ तक कि सीबीआई तरुण के ऊपर 1 लाख का इनाम रखती है, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। पुलिस को सिर्फ निराशा ही हाथ आती है, पर सीबीआई लगी रहती है। ऐसे ही साल पे साल बीतते रहते हैं, पर सीबीआई अपनी तलाशी जारी रखती है। फाइनली 2018 में सीबीआई एक चीज़ नोटिस करती है कि अक्सर हफ्ते में 1 बार तरुण की मां एक अनजान नंबर से फ़ोन पे बात किया करती थी, और जब पुलिस उस नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तब उनको पता चलता है कि वो नंबर किसी बेंगलोर के कॉल सेंटर के लैंडलाइन से परवीन भटाले किया करता था। फ़ौरन सीबीआई बेंगलोर जाके परवीन भटाले को अरेस्ट कर लेती है, पर आखिर ये परवीन भटाले था कौन और ये क्यों अक्सर तरुण की मां को कॉल किया करता था। परवीन भटाले कोई और नहीं, तरुण ही था। ये 15 साल से अपनी पहचान बदल के बेंगलोर में ही रह रहा था। फिर सीबीआई तरुण से ये पूछती है कि तू परवीन नाम से ही क्यों बेंगलोर में छिप के रह रहा था। तब तरुण बताता है कि परवीन उसका दोस्त है जो दिल्ली में रहता है, इसलिए वो अपना नाम बदल के तरुण से परवीन रख लेता है, और यहाँ तक कि उसने अपने सारे पेपर्स भी फेक बनवा लिए थे। और तरुण बेंगलोर में ही किसी लड़की से शादी कर लेता है। उसने उस लड़की को भी अपने बारे में सब कुछ झूठ बता रखा था। तरुण अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ बेंगलोर में ही रह रहा था और वहीं की किसी इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब कर रहा था, जहां पे उसका पैकेज 11 लाख का था। मतलब तरुण अपनी फैमिली के साथ बेंगलोर में लग्जरी लाइफ जी रहा था। इसी दौरान तरुण ने कई फॉरेन ट्रिप्स भी करी थी। मतलब कैसे अपनी वाइफ का मर्डर करने के बाद चैन की सांस ले रहा था। इसके बाद सीबीआई तरुण से सजनी का मर्डर करने का रीज़न पूछती है। तब वो बताता है कि वो सजनी से शादी करने के बाद खुश नहीं था और वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। मतलब शादी करने के बाद भी वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। यहाँ तक कि तरुण जब फरार हुआ था उसने उस लड़की को कॉल भी किया था शादी करने के लिए, पर उस लड़की ने उसको मना कर दिया था। तरुण ने कम से कम 15 सालों तक पुलिस को चकमा दिया था, पर फाइनली 2018 में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। तरुण को तो ऐसा लगने लगा था इन 15 सालों में कि वो अब पकड़ा नहीं जाएगा, पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो वो तब उनसे ये पूछता है कि आपने मुझे पकड़ा तो पकड़ा कैसे। तरुण अपनी वाइफ का मर्डर करने के जुर्म में गिल्टी प्रूव हो जाता है और जज उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। पर जेल में जाने के बाद भी तरुण कोर्ट में अलग अलग रीज़न दे के अपनी ज़मानत के लिए बार बार पिटीशन फाइल करता है, पर हर बार उसकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर फाइनली 4 अगस्त 2023 में तरुण जमानत पे बाहर आ जाता है। वो बाहर तो आ जाता है पर वो जेल वापस नहीं जाता। मतलब कि इस बार भी तरुण फरार हो चुका था, पर इस बार पुलिस को तरुण को पकड़ने के लिए 15 साल तक का वेट नहीं करना पड़ता।
इस बार पुलिस उसे 2 महीने बाद ही दिल्ली से अरेस्ट कर लेती है और इस बार भी पुलिस पिछली बार की तरह उसे पकड़ लेती है। मतलब कि दिल्ली से उसने अपनी माँ को कॉल किया था और पुलिस वो नंबर ट्रैक करके तरुण तक पहुँच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। इस बार भी तरुण स्पेशली पुलिस को ये बोलता है कि मैं फिर से फरार हो जाऊंगा और इस बार तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।